एज अ एक्टर किया है वो सजाए जिंदगी, सजाए मौत सुना था, सजाए जिंदगी। क्या ऐसी मजबूरी पड़ी कि इस तरह की फिल्म करनी पड़ी आपको? मैंने सर ये कि सवाल ये पूछना चाहते हैं कि जिन्होंने 100 से ज्यादा फिल्में की, बड़े बड़े एक्टर, वो तो शाहरुख सलमान से लेकर सभी के साथ आपने काम किया है, और इतना बड़ा सफर तय करने के बाद, और आप एक एडवोकेट भी हो, तो ये सजाए जिंदगी, ये टाइटल हमको समझा दे सर, कोई कनेक्शन ही नहीं जुड़ रहा। सजाए जिंदगी, सजाए मौत आपने सुना होगा, सब डरते हैं सजाए मौत से। कुछ क्राइम करो, उसके बाद जज ने अगर फांसी की सजा अनाउंस की, मतलब सजाए जिंदगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनकी जिंदगी एक सजा है। जैसे मैं मुकेश आहूजा, मैं एक्टर हूँ, एक्टर था, और सुबह 7 बजे की शिफ्ट के लिए 6 बजे निकलता था, और वो शिफ्ट एक्सचेंज होती थी रात को 12 बजे 1 बजे तक हम घर पे आते थे, फिर से 6 बजे जाना शूटिंग में, 7 बजे की शिफ्ट। ऐसी बने लाइफ 14 घंटा 15 घंटा। अचानक मैं बेड पे आ गया, मेरे स्पाइन खराब हो गया बिना किसी कसूर के। ना मेरी बीवी ने मुझे मारा, ना मैं गिरा, ना पढ़ा, ना कुछ नहीं, ऐसी स्पाइन खराब होता गया मेरा। और 2006 मैं 1990 के लेट 90s में मैं एक्टिंग में घुसा, काफी काम किया, और 2007-2008 में मैं बिल्कुल बेड पे आ गया। और ये जो स्टोरी है, ये दिस इज बेस्ट कि जो आदमी सजा जिंदगी की सजा की तरह जी रहा है, उसकी स्टोरी है सजाए जिंदगी। तो मैं दिखाना चाहता था, मैंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लेटर लिखा था कि मुझे मार दो, उसका कोई जवाब नहीं है। मैं एडवोकेट भी हूं, मैं जानता हूं इसको कहते हैं यूथेनेशिया, मर्सी किलिंग। मैं बिल्कुल चल नहीं सकता था, 2 साल तक मैं बेड पे था। 2007-2008 मैं बेडरूम में सोता था। मैं अपने बेटे को दूसरे रूम से फोन करके मोबाइल पे बात करता था कि प्लीज मेरे को आओ, मेरी करवट बदलनी है। और करवट बदलने के लिए मैं सोया हूँ, सीधा सोदा सिया हूँ, मेरा बेटा हाथ हटता था, और दीवार की तरफ मुंह करने के लिए मुझे 10 मिनट लगते थे, और मैं चिल्लाता था 10 मिनट तक। मुझे लगता था रात को 2 बजे मैं अपने बेटे को बुलाता था, मुझे करवट बदलनी है, बेटा मैं थक गया हूँ, क्योंकि मैं बहुत मोटा था। 156 किलो मेरा वजन था, 156। अभी 70 पे पहुंचा हूँ। 156 किलो इस कुर्सी में मैं आ नहीं सकता था, मैं सोफा पे बैठता था, मैं एक्टिंग करता था। सर आपने इच्छा अभी जैसे बताया कि इंडियन गवर्नमेंट को इच्छा में एक लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं आया उसका। तो सर इसकी क्या जरूरत पड़ी कि आप? मुझे मौत चाहिए था। मैं क्या था, मैं आई हैड बिकम ए वेजिटेबल। जैसे बैंगन रख दो वहां पर, हिलेगा नहीं हिलेगा, मैं भी ऐसा हो गया था। सर फैमिली में कुछ लोग होंगे? हाँ थे ना, मेरी वाइफ है, मेरे 2 बेटे हैं जो अभी भी। तो वो तो सपोर्ट करते होंगे ना? हाँ बिल्कुल सपोर्ट, उसी के साथ तो मैं जिया हूँ। तो ये मैंने फिर 2008 में मेरी सर्जरी हुई, बेरियाट्रिक सर्जरी कहते हैं, जिसमें पेट निकाल के काट देते हैं पेट को। बेरियाट्रिक सर्जरी जो अदनान सामी साहब ने भी कराई है, मैंने भी कराई, गणेश आचार्य साहब ने भी कराई है, बहुत लोगों ने कराई है। मैंने भी वही 2008 में करवाई। तो मेरा वजन 70 किलो तक कम हो गया। मैं 156 था, आई केम डाउन टू अबाउट 90 किलो। तो फिर मेरी शूटिंग सब चालू हो गई। 2 साल के बाद मैं उठ के खड़ा हो गया, भागना, एक्टिंग शुरू, सब कुछ शुरू। लेकिन उसके बाद फिर मेरा वजन बढ़ गया, और मैं फिर बेड पे आ गया। फिर मेरा स्पाइन खराब हो गया। मेरा वजन नहीं ले सकता था। मेरा जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरा वर्टिब्रास है, वो टूट रहे थे। वो पार्ले जी बिस्किट था जो तोड़ो तो चूरा होता है उसका ना, तोड़ते हैं। उसी तरह मेरा स्पाइन, मेरे वर्टिब्रास, मेरी हड्डियां, स्पाइन की लोअर स्पाइन, जो जहां पे हम बेल्ट बांधते हैं, उसके नीचे वो चूरा होने लगी और वो गिरने लगी। तो ऐसी जिंदगी में क्यों जीऊं? मुझे मौत चाहिए थी। और मैं ऐसा नहीं, बुजदिल नहीं कि मैं 6th फ्लोर पे रहता हूँ तो मैं कूद के मर जाऊँ, सुसाइड नहीं करना था। मुझे मारो, लिखा था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं वकील भी, मैं जानता हूँ इंडिया में यूथेनेशिया इज नॉट अलाउड, मर्सी किलिंग इज नॉट अलाउड। कुछ कंट्रीज हैं बाहर जहाँ अलाउड है यूथेनेशिया, वहाँ मारते थे, आपको मारते हैं। इंडिया में अलाउड नहीं है। तो मैं चाहता था यार किसी तरह मैं जान छूटे मेरी, लेकिन नहीं हुआ। फिर मैंने कहा चलो यार नहीं होता है।
तो जियो, तो मैंने पिक्चर बना के तो इसी बेस पे ये आपने फिल्म आपके दिमाग में आई कि ये लिखनी चाहिए? सजाए जिंदगी। हाँ। अच्छा सर, जैसे कि हमने देखा है कि थोड़ा सा उंगली कट जाता है हाँ। या कुछ जल जाता है माचिस के तीली से हाँ। या तो अगरबत्ती से, हाँ। तो इतनी दिक्कतें आती हैं। लेकिन आपके प्रोफाइल में हम लोग ने जब गए आपका R&D किया तो ये पता चला कि आपके पूरे बॉडी के अंदर 100 से भी ज्यादा सर्जरीज हुई है। सो मेरे 15-16 सर्जरीज हुई हैं। अच्छा। मेरे स्पाइनल 16 कॉर्ड की सर्जरी 2 बार सर्जरीज हुई हैं। मेरे स्पाइन में 8 स्क्रू लगे हैं, 4 प्लेट्स लगी हैं, एक हॉर्स शू नुमा घोड़े का नाल जैसा कोई चीज लगी हुई है, जिसकी वजह से मैं बैठ सक रहा हूँ। मैं बैठ भी नहीं सकता था। तो इस दर्द के साथ जीने में मजा है, मजा है। इस पार्ट ऑफ माय लाइफ। अब मैं पिक्चर बनाऊंगा तो मजा है जिंदगी बनाऊंगा। इस पार्ट ऑफ माय लाइफ आई एक्सेप्टेड इट कि मुझे पेन से, अभी इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे पेन है। पेन मेरा साथी हो गया, मेरे वाइफ से ज्यादा साथ। मेरी वाइफ रात को सो जाती है, लेकिन मेरे साथ ये पेन हमेशा जागते रहता है। मैं 24 घंटा मैं पेन में हूँ। पहली वाइफ आपकी दर्द है। इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, ये जो खूबसूरत जिंदगी है, जो लोग बोलते हैं कि आपने ये डिसीजन लिया कि मैं सुसाइड नहीं करूंगा, लेकिन मुझे मार दिया जाए, वो था विचार था, अब नहीं है। अब नहीं है। तो ये बदलाव कैसे आया आपके अंदर, ये चेंज? जो इंसान दया अच्छी का दे रहा है, वो इंसान फिर बोल रहा है कि अब मैं जीऊंगा इस दर्द के साथ ही। देखो, कोई चारा नहीं था मेरे लिए, मुझे जीना ही है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अब इंडिया में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। दोनों शादी की हैं, दोनों बाहर रहते हैं। कोई चारा नहीं था मुझे एक्सेप्ट करना ही था। लाइफ एज इट कम्स, प्ले एज द बॉल कम्स। आए तो चौका मारो, नहीं तो एलबीडब्ल्यू होता है। तो मैं एलबीडब्ल्यू का केस था, मैं वो केस था कि मुझे जीना ही था। और अगर मैं डिप्रेशन में चला जाता, मैं जिंदगी भर मैं कॉमेडी करता रहा हूँ, हंसाता रहा हूँ। मैं मेनली कॉमेडियन था, मैं स्टेज पे भी स्टैंड अप कॉमेडियन। मैं सिंधी हूँ, सिंधी से स्टैंड अप कॉमेडियन हूँ मैं। और मैंने कहा चलो ठीक है, अभी जीना है तो ऐसे जीना है, क्या करें। तो इसलिए मुझे डिप्रेशन में अगर चला जाता मैं, तो मुझे निकालता कौन? मेरे घर में मेरे वाइफ है, बच्चे नहीं हैं, बच्चे बाहर हैं। तो इसलिए मैंने सोचा यार ऐसा टेक इट एज इट कम्स, और मैं सजाए जिंदगी बनाई। अच्छा सर, जैसे कि जब मेरी मुलाकात हुई आपसे पहली बार, तो बहुत ही उस दिन ट्रैफिक थी, बहुत धूप था, बहुत मेरा सर दर्द हो रहा था। और आपके पास जाने के बाद में हम लोग ने लंच किया, और लंच करने के बाद में हम लोग ने 4-5 घंटे साथ में स्पेंड किए, साथ में वक्त। 4 घंटे बहुत मजा आया। हाँ, थैंक यू सर। तो वो 4-5 घंटे का वक्त जाने के बाद में मेरे को वापस से अपने स्टेज पे आने के लिए मेरे को 4 दिन लग गए स्टेबल होने के लिए, आपसे मिलने के बाद में। अच्छा। और मैंने जगह पे आपको डिसीजन ले लिया कि जो हम 100 लोगों में से 21 लोगों को आइकॉनिक भारत गौरव पुरस्कार देते हैं, तो ये पुरस्कार आपको देने के बाद में मेरे पुरस्कार की कीमत बढ़ जाएगी। तो ये आइकॉनिक भारत गौरव पुरस्कार जो आपने स्वीकार किया है, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। ये गौरव मेरे लिए है ना, मैं भी कॉलर अप करता हूँ, बोलूँगा मुझे भारत गौरव अवार्ड मिला, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद में मैंने फिर दूसरी पिक्चर भी बनाई है, व्हील चेयर एंड वॉकर। ये व्हील चेयर एंड वॉकर वो पिक्चर बनाई है मैंने। सर, भारत इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है इस तरह की फिल्मों को जैसे उठाता है, ढूंढ के लेके आते हैं पूरे हिंदुस्तान से इस तरह की फिल्में, तो इससे कितना एक डायरेक्टर को, एक प्रोड्यूसर को, एक आर्टिस्ट को कितना मोटिवेशन मिलता है इससे? कुछ इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, मोटिवेशन डेफिनेटली मिलता है। अब मैं मोटिवेटेड हूँ, तब यहाँ बैठा हूँ, मोटिवेटेड हूँ, बातें कर रहा हूँ, 2 पेन में हूँ, लेकिन बातें कर रहा हूँ। मोटिवेशन फेस्टिवल से मोटिवेशन मिलता ही है। मैं जो फिल्म बनाता हूँ मॉनिटरी बेनिफिट्स के लिए नहीं बनाता हूँ। मैं तो यूँ बना लेता हूँ, मैं कुछ सब्जेक्ट कोई समझ में आता है मैं बना लेता हूँ। लेकिन हाँ, फेस्टिवल्स में मेरे को सजाए जिंदगी को 56 अवार्ड्स मिले हैं, 56। और अभी जो पिक्चर बनाई है जो, वो उसका नाम है व्हील चेयर एंड वॉकर। वो भी मेरे ऊपर ही है, ये मेरे ऊपर नहीं है, समाज के लिए है। उसके स्टोरी कुछ अलग ही है,
इट इज बेस्ड ऑन सीनियर सिटीजन होम्स, कि जब कोई सीनियर सिटीजन होता है और घर में बच्चे हैं, सब हैं, तो उसको वहीं रहना चाहिए जहां उसको खुशी मिले। अच्छा सर, खुशी से याद आया कि आपकी जो फिल्म है उस मूवी के अंदर एक चीज मैंने देखा कि जब अक्सर माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बहुत लोग उनको जब आश्रम में छोड़ते हैं तो इसके लेके जो समाज की जो धारणा है कि यार इतना पैसे वाला इंसान है फिर भी अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया आश्रम में, लेकिन इसके ऑपोजिट आपने पिक्चर बनाई है कि आश्रम में छोड़ना सही है, तो इसको जरा एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा क्यों? आश्रम में छोड़ना सही नहीं है, खुद आश्रम में जाना सही है। मैंने ये बनाया है कि इवन तो मेरे बच्चे हैं, बहुत प्यार करते हैं, साथ में रहें, कुछ भी करें, मुझसे बहुत, मेरी बहू हैं, 2 पोता है, पोती हैं, और सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। फिर भी अगर ऐसा जरूरत पड़ी मैं खुद आश्रम चला जाऊंगा, उनके ऊपर बोझ नहीं बनना है। वो दुबई रहते हैं, दोनों बेटे दुबई रहते हैं मेरे, एक कॉल करता हूं अगर तो आ जाते हैं 5 घंटे में। मेरी इतने 16 सर्जरीज हुई हैं, और अभी लास्ट सर्जरी जो हुई तो उसमें फोर्टिस हॉस्पिटल माहिम में है। डॉक्टर ने कहा था कि अगर मुकेश आहूजा सुबह 7 बजे तक जिंदा रहा तो सर्जरी होगी, वो मेरी हालत थी। मेरे लंग्स में पूरे ब्लड क्लॉट्स भर गए थे, डीवीटी बोलते हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। पेशेंट अभी भी मेरे लंग्स में ब्लड भरा हुआ, क्लॉट्स भरे हुए हैं। जो क्लॉट हैं वो नॉक कर रहे हैं हार्ट की तरफ, हार्ट पे जाना है उनको। मैं कभी भी मर सकता हूँ, मुझे मालूम है ये बात, आई नो। अगर हार्ट में क्लॉट गया या ब्रेन में क्लॉट गया तो पैलिसिस है, हार्ट में क्लॉट गया तो डेथ है। मेरे लंग्स में क्लॉट है अभी। एक कॉल करता हूँ, मेरे बच्चे 5 घंटे में बॉम्बे आ जाते हैं, लेकिन बोलते हैं दुबई आओ, मैं बोला नहीं, मैं खुद अपनी जिंदगी रहना चाहता हूँ जहाँ मुझे खुशी है। जरूरत पड़ी तो मैं वृद्धाश्रम में चला जाऊंगा। आजकल तो फैशन भी हो गया है, सीनियर सिटीजन होम 50 लाख 80 लाख में वन बेडरूम हॉल दे रहे हैं, वहाँ पर टेक केयर बहुत अच्छा है। वहाँ पर मंदिर है, गुरुद्वारा है, अंदर वो क्या कहते हैं, हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, एम्बुलेंस है, खाना मिलता है, सब कुछ मिलता है। और मैं जितना घर में खर्चा करता हूँ उससे कम खर्चे में मैं वहाँ पर रह सकता हूँ, अगर वहाँ पर रहना पड़ा। इतने जैसे कि पूरे दिन का जो डायरेक्टर का शेड्यूल होता है बहुत ही बिजी होता है। अभी आप डायरेक्टर हो चुके हो, काफी फिल्में आपने बना ली एज ए डायरेक्टर, तो इस दर्द के साथ और साथ में रोज की जो गोलियों का सफर है, मेडिसिन जो रोज का आप कितना खाते हो, और शूटिंग के दौरान क्या उसकी कुछ दिक्कतें आती है? कोई दिक्कत नहीं आती, मेरा पैशन है, मेरा पैशन है। एक जमाने में कुछ एक लिमिट क्रॉस कर दिया था अपनी गोलियों का। हाँ, अभी भी मेरे को 11 गोली सुबह लेना पड़ता है, 4 दोपहर को, 6 रात को लेना। अभी भी मैं 21 टेबलेट्स और प्लस उसमें जिंदा हूँ। तो इतने प्रॉब्लम में आप शूटिंग को बरकरार रखते हैं? सर आपने एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन फील्ड में भी आ गए हैं, तो एक्टिंग ज्यादा इजी है या डायरेक्शन ज्यादा इजी? मुझे दोनों से प्यार है। मैं बेसिकली एक्टर हूँ, टफ क्या है दोनों में टफ क्या है? डायरेक्शन तो वो हर कैरेक्टर आपको जीना पड़ता है, जो भी आप कैरेक्टर करेंगे वो पहले आप अपने को महसूस कीजिए, उसके बाद यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए डायरेक्शन डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है, डिफिकल्ट भी है, इंटरेस्टिंग भी है, इंगेजिंग भी है, और यू हैव टू लिव एवरी कैरेक्टर। मैं अगर कोई रोल करता हूँ, कॉमेडी या कुछ भी करता हूँ, तो मैं वही रोल में घुसा रहता हूँ, सोचते वही हूँ। लेकिन अगर डायरेक्ट करता हूँ तो फिर उसमें तो डेफिनेटली सारे कैरेक्टर्स को मुझे जीना पड़ेगा पहले, उसके बाद में उनको समझाना पड़ेगा कैसा है, ऐसा ऐसा। सर आपने पहले का दौर भी देखा है फिल्मों का, और अब ये दौर चल रहा है, तो वहाँ उस टाइम पे ज़्यादा इजी था आर्टिस्टों के लिए काम करना, या आज के दौर में ज़्यादा इजी है? आर्टिस्ट के लिए काम करना इजी या डिफिकल्ट, तो आर्टिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, आर्टिस्ट कितना डिवोटेड है और कितना डिवोटेड है काम करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि डिवोशन पे ही है, और आजकल एवेन्यूज बहुत ज़्यादा हैं, तो आर्टिस्ट के लिए कम हो गया। जब ज़माना है 5-7 साल से बहुत ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म आ गया, तब से मैं डिस्टर्ब पे आ गया हूँ। 5 साल अभी ऑडियंस में से कोई सवाल पूछना चाहते तो पूछो। जैसे आज के दौर में, पहले के दौर में फिल्म बनती थी तो थिएटर में रिलीज होती थी, आज पैसे का बहुत खेल हो गया है, फिल्म बनती है रिलीज नहीं हो पाती है, OTT में जाओ तो वहाँ पे ही पैसे की डिमांड रख देते हैं, ये बहुत दिक्कतें आ गई हैं, इसके बारे में कुछ?
भाई मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, टू बी वेरी फ्रैंक। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मोनेटाइजेशन के लिए नहीं हूँ मैं, अपने शौक से फिल्म बना रहा हूँ। अभी व्हील चेयर एंड वॉकर फिल्म बनाई है, वो भी मैं पेन ड्राइव बनाकर एनजीओ को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा फ्री ऑफ चार्ज। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं भेजना OTT पे, मुझे नहीं भेजना कहीं पर, मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है कि मुझे पैसे मिले यहाँ से। मैं शौक है मेरा, पैशन है मेरा। अब ये मैं जो बनाई है व्हील चेयर एंड वॉकर बनाई है, वो मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। नाना नानी पार्क, सीनियर सिटीजन एसोसिएशन, लायंस क्लब्स, रोटरी क्लब्स, वृद्धाश्रम, यहाँ पर मैं जाके सबको दिखाऊंगा, दूंगा। मैं तो क्या दिखाऊंगा, मैं चल नहीं सकता, मैं व्हील चेयर पे हूँ, और मेरा ब्लैडर भी फेल है, मेरा स्पाइन फेल है, मेरा हिप ब्रोकन है, मेरे हार्ट में 2 स्टेंट्स हैं, मेरा पेरियोडिक सर्जरी पेट 2 बार घटा गया है, मेरे ब्लैडर में जो प्रॉब्लम है, जब भी ये हाथ में लाइफ लॉन्ग मेरा ये यूरिन बैग है साथ में होता, मैं तो नहीं जा सकता डेफिनेटली, मुझे कोई ज़्यादा, लेकिन हाँ जब तक जिंदा हूँ पिक्चर बनाऊंगा। सजाए जिंदगी बनाया, अब मज़ाए जिंदगी बनाऊंगा। सर हमारे मेरी जिंदगी के हर 48 ईयर्स में, 48 ईयर्स का मैं हूँ, इस 48 ईयर्स के सफर में आपके साथ जो 4 घंटे मेरे जीवन के बीते, जो खाना खाया, जो मच्छी आपने खिलाया, पान खिलाया, वो जो सफर कटा हमारा 4 साढ़े 4 घंटे का, सब कुछ ब्लाइंड होके मैं आपके साथ में पूरा खो चुका था। और जिंदगी जीने का एक बहुत ही अहम कड़ी और बहुत सारी ऊर्जा मैं आपके पास आके निकला हूँ वहां से। और जो मेरी बची हुई जिंदगी है उसके जीने के पीछे आप एक बहुत बड़ी वजह साबित हो सर, मुकेश सर। तो थैंक यू सो मच मुझे जिंदगी के आपके 4 घंटे आप देने के लिए। Oh God, my God, I'm so delighted। आप और कोई सवाल पूछना चाहता है तो आप मेरे पास आए, और क्या चाहिए मुझे? सर एक सवाल पूछना। हाँ जी बोलिए। आपने जैसे बोला कि आपके बच्चे आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। तो जब पेरेंट्स जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि वो जहाँ जाते हैं बच्चे को साथ में ले जाता है, क्योंकि वो बच्चे की केयर होती है। अभी आपके बच्चे, आपने बोला कि एक फोन कॉल पे यहाँ आ जाते हैं, एक फोन कॉल पे मेरे तो बच्चे, उनकी जो केयर है वो बोलते हैं कि आप यहाँ आ जाओ। जो बच्चे को फ्रीडम नहीं है, आप एक बड़े हैं, आपको ये फ्रीडम है कि आप बोलते हैं नहीं मैं आश्रम में जाऊंगा। तो क्या आपको लगता है कि जब बच्चे छोटे थे तब एज ए पेरेंट्स आपने उसको केयर का नाम देके उनको साथ में रखा, आज बच्चे जब आपको साथ में रखने के लिए बोलते हैं तो आप बोलते हैं मैं आश्रम में जाऊंगा, बच्चे के साथ नहीं जाऊंगा। तो आपको लगता है कि आपके बच्चे को कांस्टेंट वहाँ आपका एक टेंशन रहता होगा, एक चिंता लगी रहती होगी। तो इसका आप पेरेंट्स की फ्रीडम को आपने एंजॉय कर लिया, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बच्चे जो ड्यूटीज निभाना चाहते हैं वहां पे आप आपकी फ्रीडम का वो एक तरह से देखा जाए तो मिसयूज करके उनको टेंशन में रख के उनके साथ न रह के आप यहाँ आश्रम में जाने की बात कर रहे हैं, ये सही है? देखिए ये आपका नजरिया है, मेरा नजरिया कुछ, तो मैं आपका नजरिया जानना चाहता हूँ क्योंकि आप सर्कल के अंदर है, मैं बाहर से देख रहा हूँ। हाँ, मैं तो बाहर वाले का ऑप्शन छोड़ देते हैं। मैं बता मैं बिल्कुल अपने, मैं क्यों, मुझे हेल्प करना चाहते हैं वो, इसके लिए, या मैं चल नहीं सकता, मैं वॉकर पे हूँ, मैं व्हील चेयर पे हूँ, इसलिए आप कहते हैं कि मैं उनके साथ जाके रहूँ, उनकी ड्यूटी मुझे जरूरत नहीं महसूस हो रही है। मेरे साथ मेरा तीसरा बच्चा है समझो, जो उसको मेरे साथ है, मोहन नाम है उसका, वो मुझे अच्छी तरह बनता है, आपने देखा। मेरी वाइफ भी बेड रिडन है, बता दूं आपको मैं, मेरी वाइफ भी बेड रिडन है, उसको भी नीज का प्रॉब्लम है, उसको भी डायबिटिक, उसका हार्ट पेशेंट है, वो भी है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे का सपोर्ट है। अगर मैं अपने बेटों के पास गया और वहां मैं उन पे बोझ क्यों बनूं यार? मैंने अपनी लाइफ, मैं सीनियर सिटीजन हो गया, 60-65 साल मैंने जी ली है, तो ये अगर मैं बच्चों के पास जाता हूँ, मेरी वाइफ भी जाती है, तो डेफिनेटली बहू बच्चों को कुछ तो रेस्ट्रिक्शन होगा, ठीक है? मैं वो उनको आदत, जब बच्चे बड़े थे हम लाफा मार के उनको बिठाते थे, बैठो हमको जाना है पिक्चर, संभालो। घर में होता था उसको बोलते थे संभालो उसको, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे ना, हमको दुबई में लाफा मार के बिठा, पापा बैठो घर पे, हमको पार्टी में जाना है, तो मैं बोझ बनूंगा ना उन पे रिस्ट्रिक्शन होगा ना। और मेरी बहू आफ्टर ऑल तो बाहर के दूसरे घर से आई है, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो उस पर मैं कैसे राज करूं? मैं उस पर क्यों बोझ बनना हूं? मैंने डिसाइड किया है कि अगर मेरी वाइफ और मैं तो अपने आप को संभालते हैं, और मेरे साथ बच्चा है, मेरे को संभालते हैं,
मेरा केयर टेकर है, जो संभालता है, बच्चे की तरह है। अगर दोनों में से किसी का डेथ हुआ, मेरी वाइफ का, अगर क्या पक्का होना ही है बॉस, दोनों में से एक तो पहला जाएगा, या मेरी वाइफ जाएगी या मैं जाऊंगा, तब सोचेंगे कि बच्चों के पास जाए या नहीं जाए। यहाँ अच्छा, मेरी वाइफ तो बोली मैं तो बच्चों के पास नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो शी इज वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड लेडी, और मैं शायद चला जाऊं बच्चों के पास, क्योंकि मैं बहुत बातों नहीं आती हूँ यार, मैं चुपचाप घर में बैठे रहता यार। तो फिर मैं इट इज बेटर थे मेरी हम उम्र 60, 65, 70 साल के लोग वहाँ मुझे मिलेंगे इसमें आश्रम में। आजकल आश्रम नहीं बोलते, आजकल बोलते सीनियर सिटीजन, डिग्निटी होम, कम्युनिटी लिविंग, ओल्ड एज लिविंग, अरे ऐसे ऐसे नाम दे दिए ना कि अट्रैक्टिव रहने का मना है ना, आपने सुना होगा, आपने सबने सुना है, तो मजा आएगा। लेकिन रहने में मजा आएगा, जाना पड़ा तो जाएंगे यार, भूख जाएंगे, 6 महीना 3 महीना वीजा लगा के चले जाएंगे हम लोग वहाँ पर, लेकिन उन पे बोझ नहीं बनना है। और मेरी फिल्म में ये भी है, यही पार्ट मेरा है, मेरे व्हील चेयर एंड वॉकर में बता दूं आपको, यशपाल शर्मा जी हैं और नीलू कोहली हैं, और वो दूसरा रोल कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को नहीं छोड़ रहे, उनको नहीं जाना है, वो अदर पार्ट ऑफ द स्टोरी है व्हील चेयर एंड वॉकर में, कि दे डोंट वांट टू गो टू, दे वांट टू लिव इन द हाउस, उनको घर में रहना है। तो उनके बच्चे इतना हेट करते हैं, उनके बहू, उनका बेटा, उनको खाली जो बंगलो है उनका, उनके पीछे पड़े हुए हैं, उनको चाहिए, और लास्ट में उसकी बेटे की वजह से उसकी मौत होती है, लेकिन वो घर नहीं छोड़ता। तो दैट इज नॉट ए लाइफ टू बी लिव, कि भाई बच्चे आपको हेट कर रहे हैं, जाओ यार, निकलो यहाँ से यार, मुझे परेशान कर रहे हो, वो नौबत क्यों आवे, आप समझ गए। तो ये जो यशपाल शर्मा जी हैं और नीलू कोहली हैं, मोनिका श्रीवास्तव जो ये आर्टिस्ट हैं, और मेरे उसी स्टोरी में साथ में पैरेलल है कि मैं चाहता हूँ कि मैं, भले मेरे बेटे मेरे को प्यार करते हैं, मैं जाके रहूँ कम्युनिटी लिविंग में, लेकिन यशपाल शर्मा बोल रहे ना, अय्यर खानदान, भाई हमारे खानदान का क्या होगा, ऐसा क्या होगा, नाम खराब हो जाएगा हमारे खानदान। अय्यर थोड़ा साउथ इंडियंस में बहुत ऐसा होता है, तो नो मैं आज नहीं, उसका बच्चा है तो उसकी वजह से उसका मौत होता है, मार के, इतना भी होता है प्रॉपर्टी भी। आपकी जो जिंदा दिली है वो बहुत ही मतलब एक लोगों के लिए एग्जाम्पल, कि आज भी अगर बाहर की कोई प्रोड्यूसर या ऐसी कोई आपको काम देता, आप करेंगे? उसको खाली ये करना पड़ेगा, मैंने किया भी है। हाँ। कई बार कि भाई मैं बैठ के एक्टिंग करूं, हाँ। अपन पब्लिक को उल्लू बनाने में बहुत होशियार है फिल्म वाले हाँ, तो उसको छुपा देंगे अपन अगर कोई रोल है तो करेंगे। हाँ जरूर, क्यों नहीं करूंगा भाई, मैं किसी भी शॉर्ट फिल्म में, आई एम ओपन टू किसी भी शॉर्ट फिल्म में, किसी भी फिल्म में, किसी भी प्ले में काम करने को रेडी हूँ, बिल्कुल, एनी टाइम एनीवेयर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सर आपको ये लगता है कि इतने आपके चाहने वाले हैं, इतने लोग प्यार करते हैं, आपकी फैमिली भी और अदर फैंस वगैरह, फिर भी आपने ये सब देखते हुए आपने इच्छा मृत्यु का जो लेटर लिखा है, कहीं लगता है कि आपने कि हाँ यार मैंने जल्दबाजी कर दी लेटर लिखने में, या कुछ ऐसा? हाँ, जल्दबाजी नहीं की, उस समय ना इतना दर्द था यार, अचानक दर्द हो गया था, 2 साल तक मैं पेट में था, मतलब आप समझ रहे हो, जो आदमी, मैं गाड़ी चला लेके जाता था, पता नहीं पूरा हिंदुस्तान गाड़ी में कार चला घूमता था, वो आदमी बेड पे आ जाए, तो मतलब आप सोच सकते हो कि कैसे क्या हालत होगी मेरी, और दर्द, बेतहाशा दर्द, मतलब हड्डी टूटी हुई है और मैं सोया हुआ हूँ, तो मैं मतलब ऑपरेशन हुआ वो भी बराबर नहीं हुआ था, तो मेरे को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी, तो मैं मौत ही चाहता था मैं, लेकिन वो सुसाइड नहीं करना था मुझे, ये मैंने डिसाइडेड था। और 2006-2007 में मेरे दोनों बच्चे पढ़ते थे, कॉलेज में थे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनको देखना, तो वो भी उसके में मैं, लेकिन 2006 में मेरा एक बेटा IIT से है, इंजीनियर है, और लंदन से, और AI किया हुआ है बड़ा बेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लंदन किंग्स कॉलेज से, तो मुझे पढ़ाना भी था उनको, और छोटा बेटा मेरा मैथमेटिशियन है, इंडियाज बेस्ट मैथमेटिशियन, एंड CBSE ICSE जो है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनेशनल बैचलर स्कूल्स में मैथमेटिशियन है वो, उनकी क्लासेस हैं दुबई में मेरे बेटे के, तो मुझे उनको तभी तक पढ़ते थे वो लोग, पढ़ के बाहर नहीं आए थे, मुझे सुसाइड नहीं करना था, लेकिन मेरी बात ये अलग है यार, क्या करें,
थोड़ा अजीब इसलिए लेटर लिख दिया था मैंने, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं वकील हूँ, मैं BA BCom LLB क्वालिफाइड हूँ, मैं प्रैक्टिस करता था, अपीलेट ट्रिब्यूनल तक मैं फाइट करता था केसेस। फिर मैं एक्टिंग में आया 1998 में। पहली पिक्चर मन थी मेरी, इंद्र कुमार की। तो सर आपके दिमाग में ऐसा कैसे आया कि आप एडवोकेट से सीधे एक्टिंग में आ गए? ऐसा चेंज कैसे आया अचानक? अच्छा, मैं वो ये बोलते ना एक्टिंग की खुजली बोलते, कीड़ा बोलते, क्या बोलते, वो तो था बचपन से ही, लेकिन बहुत मोटा था भाई, 156 किलो यार। वो मन पिक्चर में देखा हो, 3 पागल। एक पागल मैं हूँ, 3 पागल, एक पागल, हाँ। बहुत मोटा था। तो मुझे शर्म आता था भाई, मैं एक्टिंग का कीड़ा तो घर पे जाऊँ, लेकिन बच्चन साहब से किसी ने कहा था कि 6 इंच हाइट अपनी कम करवा के आओ, तब एक्टिंग करेंगे, है ना। अमिताभ बच्चन को कहा था, प्रकाश मेहरा था, आई डोंट नो विच मनमोहन देसाई ने कहा था कि इतने लंबे हो हाइट में कैसे करोगे यार, अपने 6 इंच थोड़ा हाइट कम कर काट के आओ, तो बाद में हम लोग ऐसा कुछ बोला था। तो मैं इतना 156 किलो था भाई, मुझे क्या बोलेंगे, बड़े के पास जाओ, डंडा मार के आओ, यहाँ से आओ, तो मैं जाता नहीं था। लेकिन सर हम लोग मन का वो शॉट देखा, वो उसको तो आप बहुत एंजॉय कर रहे हो। मैं डांसर था भाई, गणेश आचार्य के साथ डांसिंग करता था मैं, क्या बात कर रहे हो। बहुत बहुत, लेकिन बस ऐसे ही तो मैं आ गया फिल्म लाइन में ऐसे ही। तो सर एक वाइंड अप क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ मैं कि सर आपने लाइफ को इतना एक्सपीरियंस किया है, हर स्टेज पे एक्सपीरियंस किया है, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आप कुछ शब्दों में बताइए कि जिंदगी एक्चुअली होती क्या है एज पर योर एक्सपीरियंस। आपने जितना मैंने सुना आपको, तो मैं जिंदगी कहते कि वो जिंदगी एक बार मिलती है, गलत है। जिंदगी रोज मिलती है, मौत एक बार मिलती है। जिंदगी रोज मिलती है, डेली आप उठते हो, आप जिंदा हो, मौत एक बार मिलती है। तो जिंदगी रोज जियो यार, मजा करो, खाओ पियो, मौज करो। मैं घर में मौज करता हूँ, घर में बात जा नहीं सकता। ये तो क्योंकि मोरे साहब ने बोला आना इंटरव्यू, तो मैं किस तरह देखो दो आदमी ले गए, व्हील चेयर वॉकर लेकर मैं निकला हूँ। हार्डली में रहता हूँ, हॉस्पिटल जाना होता है तो मैं निकलता हूँ घर से, अदरवाइज शूटिंग वूटिंग करता हूँ तो बाहर तो जल ले जाते हैं मुझे बाहर घर से गाड़ी। लेकिन मतलब जिंदगी डेली में जीता हूँ, मौज करता हूँ, खा पी के मौज करता हूँ। तो मैं कुछ ना करके बहुत बिजी हूँ। आई एम वेरी बिजी इन माई हाउस। करते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ। दोपहर को 2 से 5 तो मेरा सेशन होता है, रियाज होता है, मैं गाने वाने गाते रहता हूँ, कुछ ना कुछ कैरोके बेस के उस पर टाइम पास करते रहता हूँ। सर जिंदगी के आखिरी पल जब भी जीवन का अंत होगा, हर कोई इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा, तो जीवन के आखिरी पल में क्या ऐसा आपको कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते कि अगर जिंदगी और मिल जाती, अगर तंदुरुस्त और अच्छी, तो ये काम मैं जरूर करता कि आप लोगों को एक मैसेज देना चाहते हो कि जीवन, जो लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं, जो लोग डिप्रेशन में है, या बहुत लोग जो है कि 2-4 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, ऑडिशन देके कुछ हो नहीं रहा तो चले जाते हैं और फिर कुछ ना कुछ अपना एडजस्टमेंट कर लेते हैं, तो उनके लिए ऐसा क्या कहना चाहोगे आप? मैं लगे रहो मुन्ना भाई, लास्ट में मौत आएगा तो मुझे कोई भी गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, मैंने जितना चाहिए सब कुछ हो गया। बच्चे मेरे अच्छे हैं, बड़े हो गए, अपने पैरों पे है, मैं चल नहीं सकता हूँ लेकिन फिर बात तो कर सकता हूँ। अच्छा सुनो, मैं अपने आप को बहुत खुश क्यों समझता हूँ कि अगर मैं खुद ही चल रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, इतना दूर में मैं खार रहता हूँ और ये 15 किलोमीटर दूर आ सका हूँ। अगर मेरे पास गाड़ियाँ वाड़ी नहीं होती, मैं ट्रेन में जाता, मैं गिर जाता ट्रेन से, मेरी टांगे कट जाती तो क्या होता, मैं ये सोचता हूँ। उससे अच्छा तो मैं खुश हूँ। मेरा स्पाइन गया है, मेरा पीछे हिप गया है, ठीक है ना, मैं जी तो रहा हूँ, खुश रहा हूँ, सबके चेहरे मुस्कुराते हुए देख रहा हूँ मैं। अगर मैं अंधा हो जाता, कुछ हो जाता, मेरे एसिड वैसिड का हो जाती, मेरे लग जाती, मैं कहीं कुछ लग जाता, तो इससे बदतर जिंदगी होती ना मेरी। तो थिंक ऑफ द वर्स्ट एंड यू आर इन द बेस्ट पोजीशन। मैं खड़ा भी नहीं रह सकता अपने बल पे, ठीक है ना, खड़ा नहीं रह सकता, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। देख तो सकता हूँ यार, खा सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, परमात्मा की पूजा करता हूँ, रात को 1 घंटा नाम जप करता हूँ सुबह उठ के। एक सवाल है सर इधर से। हाँ होगा। सर एक
बेस्ट डायरेक्टर बनने के लिए, एक अच्छा डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? तो लाइक स्टार्टिंग फेज से क्या शुरू करना चाहिए? अपने आप में पहले कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सब कैरेक्टर जी सकता हूँ या जी सकूंगी। और ऑब्जर्वेशन 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 एंड ऑब्जर्वेशन इज द की। तो हमारे मैं भी फिल्म स्टूडेंट हूँ, तो हमें बोला जाता है कि मूवीज, जितनी मूवीज हो सके वो देखो, अच्छी अच्छी मूवीज देखो। हाँ। तो क्या ये सही है? मतलब मूवीज से रेफरेंस मिलता है? हाँ डेफिनेटली मूवी से देखो ना, अभी किसी को टेलर बनना है तो खाली कपड़े देखकर वो सीखेगा नहीं ना। आपने वी नेक पहना है, इसने बटन वाला, आपने बटन वाली पहनी है, मैंने टी शर्ट पहनी है, तो खाली देख के तो आपको आएगा नहीं ना। लेकिन देख के समझो मुझे ऐसे बनाना है। तो अगर आप पिक्चर देखते हैं, पुरानी पिक्चर देखेंगे, बच्चन साहब की देखेंगे, उससे पहले जाएंगे राजेश खन्ना की देखेंगे, उससे पहले जाएंगे राजेंद्र कुमार की देखेंगे, उससे पहले जाएंगे राज कपूर साहब की देखेंगे, तो उसको आपको आइडिया आएगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, हमको क्या करना है और व्हाट डू यू वांट। लेकिन डायरेक्शन तब तक नहीं सीखोगे जब किसी को असिस्ट नहीं करोगे। तब तक यू हैव टू असिस्ट समवन, यू हैव टू लर्न। अब देखिए मैं क्या बताऊं, देखो ये टेबल है मेरे सामने, ये टेबल है मेरे सामने, ये है। अब मेरी लात लग जाए और उसकी टांग टूट जाए टेबल की, लकड़ी की टेबल है, आप बन पाएंगे? बना पाएंगे आप? एक 200 रुपए का कारपेंटर चाहिए जो आएगा और बनाएगा लकड़ी। आप 200 करोड़ की पिक्चर, 2 करोड़ की पिक्चर, 5 करोड़ की पिक्चर आप बनाना चाहते हो, 200 रुपए का काम वो कर रहा है क्योंकि वो सीख कर आया किसी के पास कि मुझे कैसे बनाना है, क्या करना है। तो ऑन हैंड एक्सपीरियंस बहुत जरूरी है। आपके ऊपर लोग अगर डायरेक्शन करते हैं अब या एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग भी करें, डायरेक्शन करें, तो आपको लाखों करोड़ों का ये है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो आपको सीखना है, सीखना है, सीखना है, सीखना है और सीखना है। मेरी माँ सिंधी में, मैं सिंधी हूँ, मेरी माँ बोलती थी जहां जिए तहां सीखो, मतलब जब तक जीते हो तब तक सीखो। खाली देखने से आपको मालूम पड़ेगा कि ये पैटर्न अच्छा है, ये एम्ब्रॉयडरी अच्छी है, ये ऐसा अच्छा है, ये 3/4 है। लेकिन जब तक आप सिलाई नहीं करेंगे, आप सीखेंगे, तब तक आपको आएगा। तो फॉर बिकमिंग ए डायरेक्टर और एक्टर, एक तो आपको जुनून चाहिए पागलपन का, और दूसरा अपने हाथ से काम करना चाहिए। आपको अपने हाथ से किसी के नीचे अंडर सीखना चाहिए। लर्निंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। You keep on learning, keep on learning, keep on learning, keep on learning, and die at the deathbed also keep on learning, learn. और एक सवाल था, जैसे डायरेक्टर और एक एक्टर होता है, तो एक्टर को अगर बेस्ट परफॉर्मेंस देना है तो बेसिकली हमें डायरेक्टर के दिमाग में जो चल रहा है उसे हम अच्छे से कैसे प्रेजेंट करें एज एन एक्टर। मतलब डायरेक्टर चाहता है कि तुम ये करो, बट एक्टर को नहीं आ रहा, तो एक्टर मतलब डायरेक्टर के दिमाग में जो है वो एक्टर से नहीं हो रहा, तो वो एक्टर करने के लिए क्या करना चाहिए एक्टर को? एक्टर पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहे हैं आप? एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट एज ए डायरेक्टर। एक्टर क्या करे? हाँ, एक्टर क्या करे? एक्टर को ना शून्यता, शून्यता में घुसना चाहिए, ब्लैंक। शून्यता में देयर शुड बी नो कचरा एंड योर ब्रेन फॉर सम टाइम। जब डायरेक्टर बात करता है, जाइए उसके बाद जाके बोलिए, फिर जाकर अब बताएं मुझे आप क्या, और बाकी सब कचरा हटा दीजिए। मेरे को दूध वाले का बिल भरना है, मुझे ये करना है, टैक्सी मिलेगी, मिलेगी, ऑटो मिलेगा नहीं, शूटिंग के बाद मिले, ड्राइवर आया कि नहीं, मैं सोचता हूँ मैं मोहन किधर गया, जब मेरे को उठाने संभालने के लिए मेरा बच्चा किधर गया। तो वो सब कुछ नहीं खोजना, तो सब हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। एक तो स्टेज पे जब आप हो, तो स्टेज पे जैसे मैं हूं, सब लोग सामने बैठे हैं, मैं क्यों हूं यहाँ पर? क्योंकि मैं समथिंग स्पेशल हूं। यू हैव टू थिंक दैट यू आर स्पेशल, देयरफॉर यू आर एन एक्टर, अदरवाइज यू कांट बी एन एक्टर। दूसरा अपने एक्टर के सामने बैठा, ये एक्टर क्यों नहीं बना? आप एक्टर बन रहे हो, तो यू आर समथिंग स्पेशल। फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल आर लुकिंग एट यू, यू हैव टू बी कॉन्शियस। में शून्यता पे जाओ, और डायरेक्टर जो समझाएगा उससे समझो, नहीं तो अपने आप जो आपको समझ में आवे वो करो एज एन एक्टर। मैं तो एक्टर्स को खाली बता देता हूँ ये कैरेक्टर है, ऐसा है, ऐसा ऐसा करके। मैं नाच के दिखाऊंगा नहीं, मैं लाफा मार के दिखाऊंगा नहीं, लेकिन मैं कहूंगा कि हाँ ये स्लैप करेगा आपको, जस्ट बहुत जैसे समझाना डायरेक्टर समझाते हैं वैसे समझाऊंगा।
और आपको भी उसको उसके तय तक पहुंचना चाहिए। आपको एज एन एक्टर आपको अपनी सब धारणा निकालनी है एज एन एक्टर। और एज ए डायरेक्टर मैं तो ज्यादा कुछ इम्पोज करता नहीं हूँ कि ऐसे ही चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। मेरे गैर हाजिर में भी मेरे असिस्टेंट ने भी शॉट ले लिया, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द स्क्रिप्ट टू द एक्टर, उसने ओके किया है, वो काम पे आ रहा है, तो उसके दिमाग में कुछ है, तो एक्टर अपने आप काम करेगा यार, वो अच्छा अच्छी तरह करेगा। लेकिन एज एन एक्टर इफ यू थिंक कि मुझे समझ में बात नहीं आ रही है, तो उसके लिए बोला एज एन एक्टर यू हैव टू फर्स्ट ऑब्जर्व, फुल लाइव ऑब्जर्वेशन है। और उसके बाद में व्हेन रियल यू आर फेसिंग द कैमरा, बिफोर दैट शून्यता में चले जाओ, सब कचरा पूरा दिमाग से निकाल के डायरेक्टर की बात सुनो। यू विल सक्सीड, यू विल गिव द शॉट प्रॉपर्ली। एक टेक में शॉट देंगे आप, अगर आप, मैं सच्ची बोलता हूँ बेटा, सच्ची बोलता हूँ, एक टेक में शॉट तुम्हारा होगा ओके, डायरेक्टर का हाथ मिलाएगा उसके, वाह क्या किया। लास्टली सर विक्रांत सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने ये भारत फिल्म फेस्टिवल का इतना बड़ा ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं, उनके बारे में? मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ विक्रांत मौर्य सर से, और रियली इज मैन विद ए विजन। ये जो मैं जी रहा हूँ उस पर ये लिख रहा है पहले ही, मुझे मिलने से पहले, ऑन द सुसाइडिकल टेंडेंसीज, ऑन डिफरेंट लाइफ पे किस पे कैसे लोग जा रहे हैं, सौरों में से, ग्रीफ में से, सुसाइड में से, ये उस पे ही इज ए डॉक्टर इन दैट एक्चुअली। मेरा मैं अगर मेरा कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं इससे पूछूंगा यार ये मेरे विचार है क्या करूँ, तो मैं इससे मिलके इतना खुश हूँ। और ये मैन मतलब फिल्म फेस्टिवल के पहले देखो ना, ये इंटरव्यू चल रहा है भाई, इंटरेक्शन चल रहा है, बहुत मुश्किल है सब मैनेज करना। इज मैनेजिंग। फोन पे मैं भी दिमाग खा रहा था उसको 3 दिन से, तो ये करो क्या, वो करो क्या, हाँ वो हंस के ही बात कर रहा है वो फोन में भी। तो इतना जो ये कर रहा है ना, तो आई शुड सैल्यूट हिम कि भाई वाह क्या बात है, इतना इन्वॉल्व, इतने फेस्टिवल्स में इन्वॉल्व है ये मौर्य साहब। गॉड ब्लेस यू यार। दोस्तों, ये जो भारत फिल्म फेस्टिवल है, ये आज से 10 साल पहले मैंने शुरू किया था, और शुरुआत में सिर्फ 13 फिल्में थी, जो मैं लास्ट इंटरव्यू में बोल चुका हूँ। और बहुत लोग हम लोग को एक्सपेंसेस देने पड़े कि ट्रैवलिंग के लिए, कि आओ हमारे फेस्टिवल में। और आज हम लोग 38 कंट्रीज में और लगभग 1200 से भी ज़्यादा फिल्मों तक हम पहुँच चुके हैं। मेरा मकसद सिर्फ एक ही है कि 1400-1500 फिल्में जब मेरे पास में आई, तो उसमें से जो चुनिंदा 100 फिल्में हमने चुनी है, उसमें से कुछ फिल्टर फिल्म मेकर्स हैं, क्योंकि हर किसी के जीवन में एक सफ़र होता है, और उस सफ़र को एक फिल्म मेकर स्क्रिप्ट के जरिए, कैमरे के जरिए कैद करता है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप फिल्म मेकर हो, अगर आप एक्टर हो, तो समाज की पीड़ा को, उसको स्क्रीन पे पूरी शिद्दत से उतारने की कोशिश करो। बहुत सारी फिल्में हैं जो जाति व्यवस्था के ऊपर बनती है, और समाज में हम एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन बन जाते हैं, ठीक है। जिसमें से 2-4 फिल्में, जैसे कि एनिमल फिल्म है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ ताकि लोग केस फाइल करें और मैं जेल में चल जाऊं और मैं बन जाऊं। तो जहाँ पे लड़कियों के खिलाफ जिस प्रकार के शब्द वापरे जाते हैं, या फिर एक स्पेसिफिक समूह पे फिल्म बनती है, कि अगर मैं बात करूँ केरला फाइल्स की या कश्मीर फाइल्स, जहाँ पे एक वर्ग पे ही अत्याचार बताया जाता है, लेकिन उसके काउंटर नहीं बताए जाते। तो मैं चाहता हूँ कि कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स जैसी फिल्में देखो, करोड़ों का बिजनेस करो, लेकिन उसके अंदर धर्म और मजहब को मत लेके आओ, क्योंकि उसके अंदर एक कश्मीरी पंडित पे ही अत्याचार नहीं हुआ है, इंसानियत पे हुआ है, क्योंकि इंसान पहले जन्म लेता है, उसके बाद में उसका मजहब जन्म लेता है। तो एज अ फिल्म मेकर आपको समाज को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, मोटिवेशन करना चाहिए, या तो फिर आपको हंसाना चाहिए। अगर इसके अलावा सिर्फ आप पैसा कमाने के लिए अगर फिल्म लाइन के फील्ड में हो, तो मुझे लगता है आप जिंदगी बिना टेस्ट के ही चले जाओगे। वो जिंदगी का जो टेस्ट है ना, जो मैं ले रहा हूँ, जो मुकेश सर ले रहे हैं, जो उनके प्रेजेंस में मुझे आ रहा है, वो टेस्ट मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो मिठाई मैं खा रहा हूँ, जो जिंदगी की जो मिठाई है मैं खा रहा हूँ।
तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि राइटिंग के जरिए, एक्टिंग के जरिए सामाजिक मुद्दे पे काम करें। और इसके लिए हम लोग ने आज से एक अभियान लॉन्च किया है, सेव इंडियन सिनेमा सेव नेशन। तो ये इंडियन सिनेमा को संभालने के लिए हमने एक अभियान शुरू किया है। इसके अंदर हम वो डायरेक्टर्स है जो कम बजट में फिल्में बनाएंगे, जो नए कलाकारों को लेकर फिल्में बनाएंगे, उन फिल्मों को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक हम पहुंचाएंगे, उसका प्रीव्यू रखेंगे, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे, अच्छे इन्वेस्टर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म को इनवाइट करेंगे। और इसके लिए आपको कोई भी खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और इस सफर में हमारे से जुड़िए। और आप कुछ कहना चाहते हो, आपके पास मोबाइल फोन है, उसके अंदर एडिटिंग होती है, एक अच्छा कंटेंट लिखिए, फिल्में बनाइए, और फिल्में बनाने के बाद में उसको यूट्यूब पे मत डालिए, उसको इंटरनेशनल लेवल पे एग्जीक्यूट कीजिए। क्योंकि आप एक देश की पीड़ा जब दूसरे देश तक पहुंचाओगे तब आपको लोग जानेंगे। और इसके लिए चैनल का ब्रिज का काम जो करने वाला है, हमारे साथ में एक शख्स जुड़ चुके जिनका नाम है ब्रिज कम्युनिकेशन। सर प्लीज आप यहाँ पे आके कुछ कहिए।